हेलो एवरीवन, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और हम यहाँ पर एमसीक्यूज डिस्कशन कर रहे हैं, खास तौर पर स्टैटिक के। पर्पस क्या है कि यूपीएससी इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप पहले से ऐसे प्रैक्टिस करके जाओ कि क्वेश्चंस आपको टकराए ही, साथ का आपसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, प्रैक्टिस भी हो जाए। सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस रहता है, 360 डिग्री एनालिसिस रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के एमसीक्यूज, करंट अफेयर के एमसीक्यूज हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन अभी पॉलिटी के एमसीक्यूज हम डिस्कशन कर रहे हैं और डीपीएसपी का हमने शुरू किया था और उसके 2 वीडियो हमने यहाँ पर देखे थे। पूरे स्टैटिक टॉपिक को हमने एनालिसिस किया था, सारे केस वगैरह को भी हमने समझा था। अभी जो हमारा वीडियो है वो है किसके बारे में, आर्टिकल 43 बी को लेके क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 बी, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करूं मैं आर्टिकल 43 बी के बारे में, ये बात करता है किसके बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसके बारे में, सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है आर्टिकल 343 बी, कि हमें या राज्य को कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जिससे लोग आपस में स्वैच्छिक रूप से संगठन बनाएं, आपस में फंड इकट्ठा करें, रोजगार को बढ़ावा दें, इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह का यहाँ पे बात होती है और इसको शामिल किया गया था कब, यही पूछा गया है प्रश्न में कि 43 बी जो प्रमोट करता है वॉलंटरी फॉर्मेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एडेड विच ऑफ द अमेंडमेंट, किस संशोधन से इसको शामिल किया गया। यहाँ पे ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो हम सभी को पता है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था और यहाँ पर आर्टिकल 43 बी शामिल किया गया था। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है किसके बारे में है, तो जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा देने की बात की जाती है उसको लेके अमेंडमेंट है 86। फिर 42 44 तो हमने कई बार ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देखी। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 43 से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करें, तो आर्टिकल 43 मेजरली बात किसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 बात करता है कि जो कुटीर उद्योग हैं और जो ग्रामीण उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात करता है। खादी को बढ़ावा देने की बात करता है, खाली विलेज इंडस्ट्रीज़ और जो है इस सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करता है। साथ ही हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने की बात करता है या हथकरघा, हाथ से बनी चीज़, सिल्क बोर्ड इसके अंतर्गत आता है, कोई बोर्ड इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह का अगर आप देखोगे कि जो आर्टिकल 43 बेसिकली बात करता है और इसमें 43 बी यहाँ पे शामिल किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ आर्टिकल पंचायत राज के बारे में, तो हमने तो आर्टिकल देख ही लिया था। इसके बीच में एक आर्टिकल छूट जाता है 41, जिस पे एमसीक्यू आएगा, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंश्योर। बी आर अम्बेडकर के अनुसार, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, जो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके अनुसार नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, क्या सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं, क्या ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं या एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा कि डीपीएसपी इनका पर्पज क्या है, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस को इंश्योर करना। इवन पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर होगा, लेकिन सोशल इकोनॉमिकल जो जस्टिस उसको इंश्योर करने का पर्पस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसमें, डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी थी। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन हमें यहाँ पर देखने हैं, जैसे आर्टिकल 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें आर्टिकल 46 किसके बारे में बात करता है, अनुच्छेद 46 किसके बारे में बात करता है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, ये अगर हम बात करें जो कमजोर वर्ग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण, कमजोर वर्गों का संरक्षण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 46 इस आर्टिकल के बारे में बात करता है। अब कमजोर वर्ग में कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट आ जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर या अदर कैटेगरी जो है वो सभी आ जाएगी। तो ये वल्नरेबल सेक्शन हो जाएगा। अब इनके किस तरह की इंटरेस्ट को कंजर्वेशन या कंजर्व करने की बात होती है, सोशल इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट है ना, और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। ठीक है ना, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट।
तो इनको सुरक्षा देने की बात करते हैं आर्टिकल 46। फिर आर्टिकल 47 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 47 हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, राज्य का कर्तव्य क्या होगा, पोषण स्तर जो है राज्य का लोगों का सुधारना है। क्योंकि आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, उसी दौर में भारत ने कई सारे अकाल देखे थे, लोगों की मृत्यु होती हुई देखी थी। तो यहाँ पर राज्य को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जब भी राज्य कैपेबल होगा, तो जो न्यूट्रिशन का लेवल है, पोषण स्तर इसको बेहतर करेगा। जीवन स्तर को राज्य क्या करेगा? जीवन स्तर को राज्य बेहतर करेगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? राज्य को दी गई थी। साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार की बात की गई थी। सार्वजनिक सुधार की बात की गई थी राज्य के द्वारा, ठीक है? सार्वजनिक सुधार की बात की गई थी, ठीक है? तो ये सारी बात की जाती है आर्टिकल 47 में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 48 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 48 किसके बारे में बात करता है? कृषि और पशुपालन में, मतलब अगर आप देखो, जो कृषि क्षेत्र है हमारा, जो पशुपालन क्षेत्र है, उसको संगठित किया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट से जोड़ा जाएगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति से उसको जोड़ा जाएगा। इस क्षेत्र को नस्ल सुधार की जाएंगी, हाइब्रिड नस्ल बनाई जाएँगी, जिससे डेयरी के प्रोडक्शन बढ़ावा मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध, दही, घी, इन सब के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले और रूरल जो इकोनॉमी है वो कैपेबल हो। तो आर्टिकल 48 इसके बारे में बात होती है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कुछ और आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 44, ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 मैंने आपको बताया था, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की बात करता है। किसकी? समान नागरिक संहिता की बात करता है आर्टिकल 44। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसको लेके 2 मामले भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब कौन से मामले हैं ऐसे? तो पहला मामला अगर आप देखोगे, सरला मुदगल का मामला। सरला, पेन बदल देता हूँ। सरला मुदगल, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मामला 1995 में आता है, और यहाँ पे जो जुडिशरी है वो बात करता है कि समान नागरिक संहिता को इंश्योर करना ज़रूरी है। अब समान नागरिक संहिता कानून संबंधी, विवाह संबंधी कानून, उत्तराधिकार संबंधी कानून, तलाक संबंधी कानून समान होने चाहिए, लेकिन पूरे भारत में अभी लागू नहीं हो पाया है। कई राज्यों ने, अलग-अलग राज्यों जैसे गोवा में लागू है और कई राज्यों में लागू किया गया है, लेकिन पूरे भारत में अभी इसे लागू नहीं किया जा सका है। फिर साथ ही एक और मामला यहाँ पे आता है, जिसे कहा जाता है जॉन विलवॉटम मामला, विलवॉटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मामले में भी इसके बारे में बात होती है। अब आर्टिकल इंपॉर्टेंट बचता है कौन सा? आर्टिकल 43 यहाँ पे बचता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 के बारे में आई थिंक हमने देख ही लिया। आर्टिकल 45 बचता है। आर्टिकल 45 किसके बारे में बात करता है? कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करता है। या अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है, अर्ली चाइल्ड चाइल्ड केयर की बात करता है, ठीक है ना? केयर की बात करता है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात करता है। और पहले इसे 6 से मतलब 14 वर्ष तक के लिए था, लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष के छात्रों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से। और जो 0 से 6 है, अगर हम बात करें 6 वर्ष तक का, 0 के बच्चे क्या ही पढ़ेंगे, 6 वर्ष तक के अंदर की जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे क्या बना दिया गया है, डीपीएसपी यहाँ पे बना दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मामला आता है, इसमें इंपॉर्टेंट केस है, उस केस को क्या कहा जाता है? मोहिनी जैन, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। चलो आंध्र प्रदेश में लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से इसे कर लीजिएगा। तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला आता है, और इस मामले के बाद आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में शिक्षा को जोड़ा जाता है कि शिक्षा को भी एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इसमें एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया, तो उसमें पूछा गया था किस वाद के बाद, किस मामले के बाद इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाता है? उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन नहीं, बेसिक हाँ उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जब मामला आता है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जब मामला आता है उसके बाद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है, ठीक है? और 48 जो आर्टिकल, उसमें 48 ए भी है, ये भी भूलना नहीं। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, पर्यावरण के जो सुधार की बात होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? और 49 आर्टिकल अब इसके बाद आता है, आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 किसके बारे में बात करता है? कि जो नेशनल मोनूमेंट हैं उनके कंजर्वेशन की बात करता है, नेशनल मोनू मेंट के
कंजर्वेशन की बात करते हैं आर्टिकल 49, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। और आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेगा, कई बार हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करेगा। और आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, आर्टिकल 51 बढ़ावा देने की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या देख लिए यहाँ पर कि कौन-कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी में सारे आर्टिकल देख लिए, एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे हमने नेचर सारा देख लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी सवाल खड़े किए हुए हैं। कौन-कौन से सवाल खड़े किए हुए हैं कि आखिर डीपीएसपी में इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कौन-सी हुई हैं? डीपीएसपी में इसको पेन को थिक कर लेते हैं थोड़ा-सा। बात होती है डीपीएसपी में अमेंडमेंट की, कि कौन-कौन सी अमेंडमेंट डीपीएसपी में की गई हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे समझना है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट होती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है सबसे इम्पोर्टेंट। अब इस अमेंडमेंट में क्या जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं पेन व्हाइट कलर का ले लेता हूँ, आई थिंक इट विल बी मोर विजिबल फॉर यू। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, उसमें 3 चीज़ें जोड़ी जाती हैं। 39 ए जोड़ा जाता है, 39 ए बात करता है फ्री एंड लीगल एड की, फ्री एंड लीगल एड की बात करता है। 43 ए जोड़ा जाता है, 43 ए जोड़ा जाता है, जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को जोड़ा जाता है। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात करती है आर्टिकल 43 ए। और आर्टिकल 48 ए भी जोड़ा जाता है, जिसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। तो ये तो चीज़ें किसके माध्यम से जोड़ी जाती हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। फिर आगे आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके माध्यम से क्या जोड़ा जाता है, तो उसके माध्यम से क्या जोड़ा जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्टिकल 38 सब क्लॉज बी। अब आर्टिकल 30 से जो 8 है सब क्लॉज बी, यहाँ पे क्यों जोड़ा जाता है कि असमानता को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के, रिड्यूस करने के लिए आर्टिकल 38 बी को जोड़ा जाता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर साथ ही इसको जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको आर्टिकल 300 ए में शामिल किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जहाँ पे अगर आप देखेंगे पंचायतों की स्थापना की बात की जाती है, पंचायती राज एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें आपको पता है कि जो राइट टू एजुकेशन है 21 ए में शामिल किया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में चेंजेज होता है आर्टिकल 45 में, जिसके बारे में हमने देख रखा था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 43 बी को जोड़ा जाता है, जो सहकारी समितियों के संबंध में, किसके, सहकारी समितियों के संबंध में है, समितियों के संबंध में है। तो ये तो सारे हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन-कौन से अमेंडमेंट किए गए और कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी में। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। मामले सारे हमने देख लिए थे। एक मामले के लिए हम लोग यहाँ पे जो केसेस हैं उसके लिए अलग वीडियो बना लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स का जो सेगमेंट था एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से, डीपीएसपी यहाँ पे समाप्त होता है। हमने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे 36 आर्टिकल राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। 37 आर्टिकल में हमने देखा कि 37 आर्टिकल किस तरह से बोलता है कि जो डीपीएसपी है वो वाद्य योग्य नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। 37 बात करता है। फिर 38 के बारे में हमने देखा कि 38 बात करता है क्या, कि जो सोशल वेल्थ है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, समान लोगों को तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर 39 के बारे में हमने देखा, फ्री एंड लीगल एड के बारे में बात होती है। आर्टिकल 40 के बारे में हमने देखा, जहाँ पे पंचायतों के गठन की बात होती है। आर्टिकल 41 आई थिंक 41 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है 41 किससे संबंधित है। फिर 42 43 देखा, 44 देखा, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 45 देखा एससी एसटी ओबीसी के संबंध। तो इस तरह से हमने सारे आर्टिकल को डिटेल से यहाँ पर कवर किया। इसी तरह से हम पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।